आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं जो बिहार से रिलेटेड है, जिसमें आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में तथा प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में हमने देखा है और जो भी प्रश्न वहाँ से छूटते हैं, वह अगर प्राचीन बिहार के जो भी इतिहास है, जैसे मगध साम्राज्य हो गया, आपको गुप्त हो गया, तो ये हम लोग जो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ हम लोग इसको एक साथ वहाँ कर लेंगे। हम लोग अभी बिहार से रिलेटेड जितने भी एवं टॉपिक है उसको केवल देख रहे हैं। वहाँ से क्वेश्चन जितने आ सकते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग मध्यकालीन बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपनी क्लास पे चलते हैं। 12वीं सदी के अंत और 13वीं शताब्दी के आरंभ में बनारस और अवध के क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन के सहायक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी ने बिहार के कर्मनाशा नदी के पूर्वी और सफल सैनिक अभियान करता है। तो यहाँ याद रखेंगे कि जो बख्तियार खिलजी था उसका नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। ये नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनका पूरा नाम क्या था। तो बख्तियार खिलजी का जो पूरा नाम था वह इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी के सफल अभियानों के साथ ही बिहार में तुर्क शासन का युग आरंभ होता है और इस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन तथा पाल वंश का शासक इंद्रधूमन पाल था। तो यहाँ आपको प्रश्न पूछेगा कि जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पे आक्रमण किया तो वहाँ आपको सेन वंश का कौन सा शासक था, तो लक्ष्मण सेन था तथा पाल वंश का जो था इंद्रधूमन पाल था। और जो बख्तियार खिलजी के जो आक्रमण होता है और जब वह सफल हो जाता है तो बिहार में भी तुर्क शासन का आरंभ हो जाता है। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसकी पहली महत्वपूर्ण जो सफलता थी वह उदंतपुरी बिहार, जो बिहार शरीफ आज हम लोग बोलते हैं, उसका विजय था, जो 1198 ईस्वी में होता है। तो जो बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण था बिहार में, इसका डेट आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ये कई बार प्रश्न डेट के साथ ही पूछ दिया जाता है। तो जो बख्तियार खिलजी था उसने बिहार पे आक्रमण 1198 ईस्वी में किया था और वह क्षेत्र जो था वह उस समय का उदंतपुरी और आज का बिहार शरीफ का क्षेत्र था, जहाँ उसका विजयी अभियान था, मतलब वहाँ वह जीत चुका था। लामा तारानाथ के अनुसार जो हमारे एक लामा तारानाथ हैं, इनके नाम को हम लोग याद रखेंगे क्योंकि इनके अनुसार ही हमको पता चलता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका तहस-नहस बख्तियार खिलजी के द्वारा किया जाता है। और जैसे आपको पता होगा कि बख्तियार खिलजी जब नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण करता है तो उस समय आपको ऐसा माना जाता है कि 3 से 4 साल तक जिस पुस्तकालय को उसने आग लगाया, वहाँ पे 3-4 साल तक आग लगा ही रह गया। इतने सारे बुक थे और सारे बुकों को नष्ट कर दिया, जला दिया और जितने भी वहाँ से लूट-पाट करना था, लूट-पाट कर दिया। और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय जो उस समय का ह्वेनसांग, हर्ष, आपको देखिएगा तिब्बत के यात्री, आपको धर्मा स्वामिनी, इत सिंह सारे आते हैं पढ़ने, उतने बड़े विश्वविद्यालय को यह बर्बाद कर देता है। तो यह आपको इसकी जानकारी लामा तारानाथ ने ही आपको ऐतिहासिक स्रोत से, लामा तारानाथ के ही स्रोत से हमको पता चलता है। बख्तियार खिलजी जो बख्तियारपुर नगर है इसका स्थापना करता है, तो ये बख्तियारपुर का स्थापना बख्तियार खिलजी अपने नाम पे करता है। बख्तियार खिलजी ने 1203-4 में बंगाल पर चढ़ाई की, जो समय उस समय जो सेन वंश का शासन चल रहा था, जिसके शासक लक्ष्मण सेन थे, और तथा उनकी राजधानी पे आक्रमण करता है। तो आपको याद रखना होगा कि 1198 में इसका आक्रमण बिहार के क्षेत्र में तथा 1203 और 4 के समय में इसका आक्रमण आपको बंगाल के क्षेत्र में होता है। इस समय आक्रमण करता है तो यह उदंतपुरी के क्षेत्र में करता है। और यहाँ पे नदिया का क्षेत्र, जो उस समय सेन वंश का राजधानी रहता है, जो उस समय के शासक लक्ष्मण सेन थे, उनकी राजधानी नदिया थी। तो इस समय 1203-4 में यह बंगाल पे आक्रमण करता है। इसके आक्रमण करने के बाद लक्ष्मण सेन अपने राजधानी को छोड़ के भाग जाते हैं और बख्तियार खिलजी का बिहार और बंगाल दोनों पे शासन हो जाता है। इसके बाद इसने उत्तर बिहार के मैदान एवं बंगाल के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लेता है और तथा इसकी राजधानी लखनऊती को बनाता है। तो ये प्रश्न आता है कि जो बख्तियार खिलजी था ये अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो ये अपना राजधानी लखनऊती को बनाया था। तो ये भी याद रखेंगे कि जो बख्तियार खिलजी का सर्वप्रथम आक्रमण 1198 के उदंतपुरी के क्षेत्र में होता है तथा 1203-4 में यह बंगाल के क्षेत्र में आक्रमण करता है, जहाँ पे उस समय लक्ष्मण सेन का राजधानी रहता है और लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया रहती है। और वहाँ लक्ष्मण सेन जब भाग जाते हैं तो बंगाल और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पे बख्तियार खिलजी का शासन हो जाता है और बख्तियार खिलजी अपना जो राजधानी था वो लखनऊती को बनाता है। बख्तियार खिलजी का जो हत्या था उसी के एक अधिकारी था जिसका नाम था अली मर्दान खिलजी। उसने बख्तियार खिलजी का हत्या कर देता है तथा अभी भी बिहार शरीफ की इमादपुर मोहल्ला में इसका शव को दफनाया जाता है। वहाँ पे इसका जो क्या मकबरा होता है ना, उसको रखा गया, मकबरा बना हुआ है। तो अगर पूछे कि बख्तियार खिलजी का मकबरा या बख्तियार खिलजी का जो शव था वह कहाँ दफनाया गया, तो आधुनिक जो बिहार शरीफ है वहाँ के इमादपुर में उसका दफनाया जाता है और इसका जो हत्या था वह अली मर्दान खिलजी के द्वारा कर दिया जाता है। अब सल्तनत काल में बिहार के से कितने प्रश्न बनते हैं वो एक बार हम लोग देखते हैं।
इल्तुतमिश ने 1225 में बिहार शरीफ एवं उसके आसपास अधिकार कर लेता है। इसके राजधानी राजमहल इसने राजमहल की पहाड़ियों में तिलैया गढ़ी के पास हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया तथा अपने प्रतिनिधि के रूप में मलिक जानी को नियुक्त करता है। तो वह बिहार का प्रथम प्रतिनिधि था। तो ये भी याद एक प्रश्न आता है आपको, बहुत सारे हमको एसएससी रेलवे सारे को पूछा जा चुका है कि जो इल्तुतमिश था वह सर्वप्रथम किसको बिहार का जो प्रशासक था और उसको प्रतिनिधि था उसको नियुक्त करता है, तो वह मलिक जानी था। और यह मलिक जानी जो दिल्ली सल्तनत का जो पहला कोई प्रतिनिधि जो बिहार में बना वह मलिक जानी था। बाद में यह मलिक जानी आपको बंगाल चला जाएगा, तो उसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि जब इल्तुतमिश का आक्रमण होता है तो उस समय जो शासक था वो हिसामुद्दीन ऐवाज था, और हिसामुद्दीन ऐवाज को जब पराजित करता है तो हिसामुद्दीन ऐवाज भाग जाता है और भाग के यह अपना राजधानी छोड़ देता है। जिसके बाद इल्तुतमिश यहाँ पे मलिक जानी को अपना प्रशासक नियुक्त करके वह वापस दिल्ली चला जाता है। बाद में हिसामुद्दीन ऐवाज अपने सैन्य ताकत को मजबूत करके फिर वापस मलिक जानी पे आक्रमण करता है तथा अपने सारे जो क्षेत्र थे जो इल्तुतमिश के द्वारा जीत लिया गया था उसको यह वापस अपने कंट्रोल में ले लेता है। यह आपको जब खबर दिल्ली पहुंचती है तो इल्तुतमिश अपने पुत्र जो उस समय अवध का गवर्नर रहता है नसरुद्दीन महमूद को वह इस विद्रोह को दबाने के लिए बिहार भेजता है। तो यहाँ याद रखेंगे कि जो नसरुद्दीन महमूद था वह उस समय अवध का गवर्नर रहता है। जब यह वापस आता है नसरुद्दीन महमूद तो हिसामुद्दीन ऐवाज को इससे भीषण युद्ध होता है और हिसामुद्दीन ऐवाज इसमें मारा जाता है। और हिसामुद्दीन ऐवाज के मरने के बाद यहाँ पे जो इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश जो था वह तुगरिल तुगान खां को इसके प्रशासक के रूप में नियुक्त करता है। तो यह तुगरिल तुगान खां था, यह बाद में यहीं बिहार के प्रशासक के रूप में बहुत लंबे समय तक यह रहता है, तो याद रखेंगे। और इसके बाद जब नसरुद्दीन महमूद फिर मर जाता है तो उस समय एक इख्तियारुद्दीन बख्त खिलजी था, यह बिहार में फिर विद्रोह कर देता है और एक तुगरिल तुगान खां से पूरे क्षेत्र को छीन लेता है। इस क्षेत्र को विजित करना है आपको, इस क्षेत्र को फिर से इस विद्रोह को दबाने के लिए इल्तुतमिश वापस बिहार आता है। और इस समय जब वह बिहार आता है तो बिहार के क्षेत्र को एक अलग क्षेत्र और बंगाल के क्षेत्र को एक अलग क्षेत्र, इसका मतलब बिहार बंगाल का सर्वप्रथम बंटवारा इल्तुतमिश कर देता है। और यहाँ पे आपको बंगाल का गवर्नर मलिक जानी को बना देता है और बिहार का गवर्नर तुगरिल तुगान खां को बना देता है। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कि सर्वप्रथम जो बिहार का आपको प्रतिनिधि था वह मलिक जानी था। बाद में जब इन सारे परिस्थितियों से गुजरने के बाद जब वापस विद्रोह को दबाने दोबारा जब इल्तुतमिश बिहार आता है तो उस समय बिहार और बंगाल के क्षेत्र को दो भाग में दो प्रशासक के क्षेत्र में बांट देता है, जिसके दो प्रशासक नियुक्त करता है और मलिक जानी को बंगाल का प्रशासन देता है तथा बिहार के प्रशासन को तुगरिल तुगान खां को सौंप के वापस फिर दिल्ली चला जाता है। तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली के शासकों का निर्णायक वर्चस्व साबित हुआ था। तो यह आपको तुगलक काल में देखने को मिलेगा कि इसके बाद विद्रोह का कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि पूरे जो बिहार का जो पूरा क्षेत्र था वह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा विजित कर लिया जाता है। और ये 1324-25 के क्षेत्र में 1324-25 के क्षेत्र में जब वो बंगाल अभियान के क्रम में आता है तो उस समय गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को तथा बिहार को दोनों को पूर्ण रूप से अपने क्षेत्र में मिला लेता है। तो ये याद रखेंगे कि जब गयासुद्दीन तुगलक का जो बंगाल विजय था वह 1324-25 के ईस्वी के आसपास हुआ था। अच्छा, यह प्रश्न पूछा हमेशा जाता है कि जब गयासुद्दीन तुगलक काल जब दिल्ली सल्तनत में तुगलक का शासन था तो उस समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो उस समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे कि इस समय जो बिहार की राजधानी थी वह बिहार शरीफ थी। फिरोज शाह के बिहार के अभिलेख से राजगृह में जैन मंदिरों को दान देने का प्रमाण मिलता है। तो ये भी हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए, हम लोग के लिए। तो ये याद रखेंगे कि राजगृह में जो जैन मंदिर था उसमें दान जो फिरोज शाह तुगलक था वह देता है। तो ये जो आपको एक सहिष्णु शासक के तौर पे जाना जाता था, लेकिन फिर भी इसने ब्राह्मणों पर और वृद्धों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो और इसके शासन प्रशासन में उलेमा वर्ग का बहुत हस्तक्षेप था। तो इसको हम लोग आगे हम लोग तुगलक वंश में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ये हमारा जो प्रश्न बनता है कि राजगृह के जैन मंदिर जो है उसको कौन जो दिल्ली का सल्तनत का शासक था वह दान देता है? तो जैन मंदिरों को दान देने वाला फिरोज शाह तुगलक था, जबकि यह धार्मिक सहिष्णु था इसके ऊपर उलेमा वर्ग का प्रभाव होने के बावजूद। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तुगलक कालीन बिहार का सबसे प्रसिद्ध शासक मलिक बयां था। तो तुगलक काल में जो प्रशासक, बहुत सारे प्रशासक को नियुक्त किए गए, लेकिन इससे एक ही प्रश्न पूछता है कि तुगलक काल में बिहार का प्रशासक कौन नियुक्त किया गया था? तो वह मलिक बयां था।
तुगलक सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने 1394 में बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था तथा इसे सुल्तान उस शक्र का उपाधि प्राप्त थी। ये प्रश्न पूछता है, ये आपको अगर पूछे या ना पूछे कि इसको ख्वाजा जहाँ को बिहार का प्रशासक किसने नियुक्त किया, लेकिन पूछता है कि किस शासक को सुल्तान उस शक्र का उपाधि जो था वह प्राप्त था, तो वह ख्वाजा जहाँ था। इसको हम लोग याद रखेंगे कि ख्वाजा जहाँ को सुल्तान उस शक्र का उपाधि प्राप्त था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनता है कि ख्वाजा जहाँ को सुल्तान उस शक्र की उपाधि प्राप्त थी वह ख्वाजा जहाँ था। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर दरिया खान नूहानी को बिहार का प्रशासक जो है नियुक्त करता है। तो ये भी याद रखेंगे कि जब सिकंदर लोदी बिहार पे आक्रमण करता है तो उस समय यहाँ के शासक जो थे वो हुसैन शाह सर्की थे, और इसके बाद आपको दरिया खान नूहानी बिहार के प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मुगल काल में बिहार। मुगल काल में बिहार में 1574 में अफगान सरदार दाऊद खां करारानी को पराजित करके मुगल सम्राट अकबर ने पटना का नगर जीता। तो यहाँ आपको इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, दाऊद खां करारानी। जब अकबर बिहार पे आक्रमण करता है तो उस समय बिहार के जो शासक थे वह दाऊद खां करारानी थे। इसको हम लोग अगर ऐसे याद करना हो तो हमको कैसे भी इसके नाम को याद रखना है, तो हम इसे याद रख सकते हैं कि अकबर एक महान सम्राट था और वह किसी को भी हराता था तो करारा हराता था और करारा मारता भी था। तो दाऊद खां करारानी को बहुत करारा हार मिला और करारा पिटाई भी मिला, क्योंकि उस समय अकबर से लड़ने का सामर्थ्य बिहार के जैसे छोटे राज्य में तो था ही नहीं, परंतु आपको उस समय भारत में भी किसी के पास नहीं था। तो इससे याद रखेंगे कि दाऊद खां करारानी जो उस समय बिहार का प्रशासक था शासक था जब अकबर बिहार पे आक्रमण करता है। वह 1574 ईस्वी में उसका भी बंगाल और बिहार का अभियान होता है। 1580 में इसको मुगल प्रांत का हिस्सा बना दिया जाता है और मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जब अकबर शासन कर रहा था तो उस समय वह 12 प्रांतों में पूरे भारत को बांटा हुआ था, जिसमें एक प्रांत आपको बिहार को भी मिलता है 1580 ईस्वी में। और जब इसको प्रांत का दर्जा मिलता है बिहार को तो उस समय मुनीम खां को यहाँ बिहार के गवर्नर नियुक्त किया जाता है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे कि जो बिहार को 1580 में अकबर इसको अपने 12वें प्रांत के तौर पे इसको सम्मिलित करता है तथा इसके गवर्नर मुनीम खां को यहाँ नियुक्त करता है। अकबर के काल में राजा मान सिंह ने बिहार में मुगल सत्ता को सुदृढ़ बनाया तथा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई। तो ये आपको याद रखना है कि जब 1587 से 94 तक जो अकबर का अंतिम समय शासन प्रशासन का चल रहा था, उस समय आपको बिहार के जो गवर्नर के तौर पे आपको राजा मान सिंह को यहाँ भेजा जाता है। और राजा मान सिंह आपको यहाँ पे लगभग 7-8 साल तक प्रशासन करते हैं, जिसमें जितने भी छोटे छोटे राजा वो के तौर पे बने हुए थे उनको टोटल उनके सफाया करते हुए एकदम बिहार में मुगल जो सत्ता था उसको बहुत ही सुदृढ़ करता है। और जब वह 8 साल तक जब बिहार में वह शासक बन के रहता है गवर्नर बन के रहता है तो उस समय वह रोहतास को अपनी राजधानी बनाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो मान सिंह थे वह बिहार में जब शासन कर रहे थे तो उन्होंने बिहार की राजधानी को बनाया था, तो वह रोहतास था। तो बिहार की राजधानी मान सिंह के समय रोहतास था। 1587 से 94 का समय था जिस समय उन्होंने यहाँ बिहार के क्षेत्र पे शासन किया और गवर्नर के तौर पे काम किया। मुगल सम्राट अकबर ने महेश ठाकुर को पुरस्कार स्वरूप मिथिला राज्य दे दिया। तो यहाँ आपको पता होगा कि हम लोग जब कृषि आंदोलन पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में, तो उसमें आपको पता होगा कि दरभंगा महाराज के विरुद्ध कृषि आंदोलन चला था और इसके विद्यानंद थे जो उसके विरोध किए थे। तो यहाँ पे आपको उसी वंश के महेश ठाकुर थे जिनको अकबर के द्वारा मिथिला क्षेत्र भेंट के स्वरूप में दे दिया गया था। तो ये भी याद रखेंगे कि अकबर के द्वारा जो मिथिला क्षेत्र था पुरस्कार के स्वरूप किसको दिया गया था, तो महेश ठाकुर को दिया गया था। और महेश ठाकुर का संबंध दरभंगा राजवंश से था। जहांगीर काल में लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो आपको पता होगा कि जब शुरुआती समय में जहांगीर के जो अभी शासन जब शुरू करता है जहांगीर 1504 के बाद, तो आपको यहाँ पे आपको यह जो गवर्नर के तौर पे बिहार में जिसको नियुक्त करता है वह आपको बाज बहादुर थे, जिनको लाल बेग भी बोला जाता है। तो उनको यह बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है तथा जब वह शादी करता है, मतलब जब नूरजहाँ से शादी करता है और नूरजहाँ जब पूरे दिल्ली जो सत्ता को अपने हाथ से चलाती है, अपने हाथ में लेकर उसको सब नियंत्रण कर लेती है, तब वह बाज बहादुर को हटा के अपने भाई इब्राहिम खां काकर को यहाँ का सूबेदार नियुक्त करती है। और यहाँ इसके जो समय था, जब इब्राहिम खां काकर का जब समय था, वहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि मखदूम शाह दौलत का मकबरा जो बिहार में है वह किनके द्वारा निर्मित किया गया, तो वह यह काकर के द्वारा ही किया गया था। मखदूम शाह दौलत का मकबरा इब्राहिम खां काकर के द्वारा, और यह जहांगीर के समकालीन और नूरजहाँ का भाई था।
और इसको जो मखदूम शाह दौलत का मकबरा है, इसको बिहार में जो है ना मुगल जो स्थापत्य कला है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के तौर पे देखा जाता है। तो ये भी एक प्रश्न ध्यान में रखना है। जहांगीर काल में ही राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार बना। तो इसके समय में जो जहांगीर का पुत्र परवेज था, इसको बिहार का प्रशासक बनाया जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जितने भी मुगल शासक आए वह अपने राजकुमारों को ही बिहार के सूबेदार के तौर पे नियुक्त करने लगते हैं। तो सर्वप्रथम जहांगीर ने ही अपने पुत्र परवेज को बनाता है। तो जो जहांगीर का पुत्र जो था वह परवेज था, जो बिहार का सूबेदार बनता है। और बाद में औरंगजेब भी अपने पुत्र अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। और जब अजीम बिहार का सूबेदार बनता है तब यह पटना के नाम को चेंज करके अजीमाबाद नाम बताता है। तो हम लोग पटना को अजीमाबाद के नाम से भी जानते हैं। और यह नाम आपको राजकुमार अजीम के द्वारा दिया गया था, जो आपको औरंगजेब का पुत्र था। और यहाँ अब औरंगजेब के समय ब्रिटिश यात्री बर्नियर आया। अच्छा, जो बर्नियर था, इसका जो इंग्लिश एक यात्री था बर्नियर, इसका आगमन बिहार में होता है। तो इससे एक प्रश्न ऐसे पूछता है कि जब बर्नियर जो बिहार आगमन करता है तो उस समय मुगल साम्राज्य का सत्ता किसके हाथ में था, या मुगल का कौन शासक शासन कर रहा था। तो उस समय औरंगजेब था, जो दिल्ली का सत्ता संभाल रहा था। और उसी समय जो बर्नियर था वह बिहार के और भारत के दोनों दौरे पे आता है। 1713 में फर्रुखसियर का राज्याभिषेक बिहार में हुआ। तो यहाँ आपको जब उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे तो उसमें फर्रुखसियर के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। तो फर्रुखसियर का जो राज्याभिषेक था वह पटना में ही होता है और यह 1713 ईस्वी में होता है। तो ये भी याद रखेंगे कि फर्रुखसियर का जो राज्याभिषेक था वह पटना में हुआ था और वह 1713 ईस्वी में यहाँ पे हुआ था। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं और इसके अगले वीडियो में हम लोग जो कृषि आंदोलन थे तथा जो धार्मिक जो आंदोलन थे, सूफी आंदोलन थे, इसको हम लोग जब भारत के हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको बहुत डिटेल से पढ़ लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानकारी ज़रूरी है तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 13वीं शताब्दी में चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, मदारी और फिरदौसी सूफी सिलसिला बिहार में सक्रिय था, जिसमें आपको फिरदौसी सिलसिला सबसे ज़्यादा आपको उसका लोकप्रियता बिहार में प्राप्त हुआ। इसको सिख गुरु तेग बहादुर ने बिहार में सासाराम, गया तथा पटना में भ्रमण किया। यहाँ ये प्रश्न हमेशा पूछ देता है कि जो गुरु तेग बहादुर थे, जो सिखों के 9वें गुरु थे, उनका जो बिहार भ्रमण था, तो उनके जो बिहार भ्रमण के काल में वह किस किस स्थान पे बिहार में भ्रमण किए थे। तो उनका जो भ्रमण था सर्वप्रथम सासाराम गए थे। सासाराम जाने के बाद उन्होंने वहाँ आराम किया और उसके बाद वह गया का भ्रमण करते हैं तथा बाद में वह पटना आते हैं। और यहाँ इनके बिहार आगमन में 3 क्षेत्र जो बिहार का था वहाँ ये इनका जो भ्रमण करते हैं वो 3 क्षेत्र में करते हैं, जहाँ सर्वप्रथम सासाराम, दूसरे में गया तथा तीसरे में पटना। तो याद रखेंगे। और गुरु गोविंद सिंह जो पटना साहिब हरगोविंद महाराज के नाम से जाना जाता है, तो हरगोविंद तख्त मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही होता है और यह 26 दिसंबर 1666 में होता है, जो सिखों के 10वें गुरु थे। तो यहाँ भी आपको एक प्रश्न बनते हुए दिखते हैं। और जब हम लोग जब सिख आंदोलन पढ़ेंगे, जब 10 गुरु के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ हम लोग डिटेल जानकारी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा हो गया और हिस्ट्री हमारा दोस्तों ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग 2-3 छोटे-छोटे वीडियो में कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रश्न अब बच चुके हैं उसको हम लोग एक बार देख लें तथा उसके बाद हम लोग बिहार से रिलेटेड जितने करंट हैं उसको हम लोग करेंगे। और उसके बाद हम लोग धीरे-धीरे फिर साइंस में जाएंगे और साइंस के बाद हम लोग फिर हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोग इसको थोड़ा सा शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।